नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। पिछले कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड पे लेके लगातार बातें उठ रही है। सरकार का मानना है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन जरूरी है, तो वही विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, लगातार इसका विरोध करते आए हैं। आज भी संसद में वक्फ बोर्ड पे अगर सवाल उठाया जाता है तो विपक्ष इसका विरोध ही कर रहा है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, वो लगातार यही बात कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन मतलब मुसलमानों के विरुद्ध काम करने वाली ये सरकार है। लेकिन कुछ मुस्लिम जो धर्मगुरु माने जाते हैं, उनका भी ये कहना है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन जिस कारण से ये वक्फ बोर्ड बना था, एक्चुअली वक्फ बोर्ड बनने का जो कारण था कुछ गरीब मुसलमानों के सहायता के लिए, वो नहीं होता है। वक्फ बोर्ड के जो जितने भी जमीन हैं वो सारे बड़े लोग लेके बैठे हुए हैं, जिनके लिए बना था वो काम नहीं होता है। लेकिन विपक्ष विरोध लगातार कर रहा है। बीजेपी का मानना है कि संशोधन जरूरी है ताकि वक्फ बोर्ड में संशोधन हो जिससे और गरीब मुसलमानों के हित में होगा। लेकिन कितना जनता इस बात को मानती है, साथ ही साथ कितना फायदा है या नुकसान है, ये तो पता चलेगा आने वाले वक्त में। लेकिन इन्हीं मुद्दों पे साथ ही साथ अभी दिल्ली में चुनाव भी है, तो मुद्दा और गर्म है। दिल्ली में इलेक्शन को लेकर अरविंद केजरीवाल भी लगातार नए नए मुद्दे लेके आ रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल का मानना है कि कानून व्यवस्था दिल्ली में काफ़ी हिले हुई है, जिसके लिए वो जिम्मेदार मानते हैं गृह मंत्री अमित शाह को। तमाम मुद्दे आज के डेट में, लेकिन हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी। हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं चुनाव में, साथ ही साथ वक्फ बोर्ड आखिर कितना जरूरी है संशोधन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर कैसे देखते हैं आखिर वक्फ बोर्ड इतना ज़्यादा संशोधन करना क्यों जरूरी है? एआईएमआईएम के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अचानक से ये बीजेपी को ही ऐसा क्यों सूझता है वक्फ बोर्ड का संशोधन, ऐसे ऐसे बातें कहाँ से लाते कहाँ से आप लोग? देखिए, वक्त और वक्फ दोनों की ज़रूरत है कि इसको संशोधन किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे अगर वक्फ बोर्ड का पूरा इतिहास उठा करके, आज़ाद भारत में 1952 में जब पहली बार वक्फ बोर्ड बना, आज़ाद भारत में से, तो 1913 में इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय में ही हो गई थी। उस समय सिया सुन्नी विवाद को लेकर हुई थी, उनकी ज़मीनों के जो डिस्प्यूट थे उसको दूर करने के लिए हुई थी। 52 में हुआ, 54 में इसका पहली बार सर्वे कराया गया, 52,000 एकड़ ज़मीन इसके मिली। और पंडित नेहरू ने उस समय कहा था कि जो माइग्रेंट्स वहाँ से आएंगे पाकिस्तान से हिंदू, उनको ये दे दिया जाएगा। इंदिरा गांधी के समय में उस पर रेंट लगा दिया गया और राजीव गांधी के समय में उसमें एच क्लाउज लगा करके उसको मार्केट रेट से ज़मीन का वैल्यू कर दिया गया। 2007 में जब ये मामला प्रकाश में आता है, जब 2007 में जब उड़ीसा में ये समझ में आता है कि भाई इसकी आज के डेट में 10.25 लाख एकड़ ज़मीन कहाँ से आ गई इनके पास, किसने दिया। वक्फ का मतलब, वक्फ अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कि अल्लाह के नाम पर आपने डोनेट कर दिया, दान कर दिया। लेकिन ये दान किया किसने, इसको देने वाला कौन है, और इस दान के इस्लाम में कंडीशंस है कि जो आप अपनी मेहनत से जो धन संपत्ति कमाए हैं, जो अर्जित की संपत्ति है, उसी को आप दान कर सकते हैं। तो ये किसने अर्जित की, किसने अर्जित कर दिया कलबुर्गी का हनुमान जी का मंदिर, किसने अर्जित किया दुर्गा जी के मंदिर की ज़मीन, किसने अर्जित किया जब इस्लाम तामील में नहीं आया था तब तमिलनाडु का 1500 साल पुराना मंदिर, किसने अर्जित किया। ये जो वक्फ बोर्ड है ये भू माफिया का फ्रंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। और 10%, और वक्फ बोर्ड खुद कह रहा है कि 10% गरीब मुसलमान भी इससे लाभान्वित नहीं है। तो इसको देखते हुए इसमें संशोधन निहायत जरूरी है। फिर विपक्ष क्यों लगातार विरोध कर रहा है? विपक्ष इसके अगेंस्ट ही है हर बार। विपक्ष की मजबूरी है, तुष्टीकरण उनके राजनीति की धुरी है। वो कुछ वोट बैंक के लिए लगातार कुछ अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं। वो मुल्क के ऊपर मुसलमान, इस देश में एक धर्म विशेष को सहलाने का काम बहुत समय से चल रहा है। और इसी का नतीजा जो सरदार पटेल ने कहा था कि जो कम्युनिटी देश को बांट सकती है वो कभी अल्पसंख्यक नहीं हो सकती है। तो अल्पसंख्यक के नाम पर इस देश में जो मक्कारियाँ चल रही हैं, ये इस देश के आम जन को जानने का, समझने का समय है, और इसलिए संशोधन निहायत जरूरी है। अच्छा, लगातार बहुत सारे स्कूलों पे भी वक्फ बोर्ड का दावा हो रहा है। अभी हाल ही में एक किसान के जमीन पे वक्फ बोर्ड का दावा किया जा रहा है। एक किसान नहीं, 400 किसान कर्नाटक में आंदोलन कर रहे हैं, 300 किसान केरल में आंदोलन कर रहे हैं, 1000 चर्चे केरल में आंदोलन कर रही हैं, 350 किसान आपको महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं, 250 किसान मध्य प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, बिहार में 3 गांव पटना से सटे हुए और 30 गांव उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं। ये तमाम जगहों पे
चाहे वो कहीं भी जगह हो। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में कहीं कोई ऐसा कानून नहीं है कि हमने कह दिया कि हमारा है तो आपका हो गया। आप संविधान में भी जगह है कि 12 साल तक कोई भी डिस्प्यूट है तो उसके खिलाफ आपको कोर्ट जाना है। लेकिन वक्फ बोर्ड के केस में आप 200 साल बाद भी मन करे तो आप जा सकते हैं। न कोई उस पर कानून लागू होता है, न संविधान लागू होता है, कुछ भी नहीं। ये एक अनार्की है। और आप वक्फ बोर्ड अगर आप दावा कर दे कि ज़मीन आप उसकी है, प्रॉपर्टी उसकी है, तो आपको उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड के ही ट्रिब्यूनल में जाना है, आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी बार बार हिंदू मुस्लिम वाली ही राजनीति क्यों करती है? आपके पास ऐसे ही मुद्दे क्यों है? हर बात पे हिंदू मुस्लिम मस्जिद तोड़ना है, मंदिर बनाना है। अभी लगातार कई ऐसे मस्जिदों पे ऐसा दावा किया जाता है कि वहाँ पे मंदिर है। अजमेर शरीफ जैसे दरगाह, वहाँ पे कहा जा रहा है कि मंदिर है। देखिए, कहने का मतलब कि जांच की आंच से सांच के बाहर आने में दिक्कत क्या है? अगर जांच हो जाए उसकी आंच में तब के सांच बाहर आ जाए तो इसमें दिक्कत किसको? हिंदू मुसलमान ईसाई करने में। तो वैसे जी कह रहे हैं कि आप हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने चलेंगे, ये थोड़ी होता है। लेकिन 40,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, ये ठीक हुआ? ये ठीक हुआ? हमारी नस्लों को, हमारी पुरखों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया। 40, अब तो भाई हिस्टोरिकल फैक्ट है ना। आज अयोध्या का मंदिर हमें मिला है एक लंबे संघर्ष के बाद मिला है। क्यों मिला है? कोर्ट से डिसीजन करके मिला। आज बताइए कि हिंदू समाज कितना सहिष्णु है कि जो 500 साल तक इंतजार करता रहा कि न्यायालय तय करे कि ये जमीन हमारी है, जबकि आराध्य के हमारे भगवान राम का जन्म हुआ था। एक समुदाय वो है जो कहता है कि अगर कोर्ट से हमारे पक्ष में इंसाफ नहीं होगा तो हम सड़क पर न्याय करेंगे। आप उसकी बात नहीं करते हैं। इस देश में ये छद्म सेकुलरवाद जो है वो इस देश में सबसे बड़ी समस्या है। जो सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण, हिंदू मुसलमान ईसाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब सिर्फ मुसलमान 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 किया जा रहा है। जब एक धर्म विशेष को सहलाया जा रहा है, अपीजमेंट किया जा रहा है, मुल्क के ऊपर बताया जा रहा है, उस मुल्क को उनको जागीर बताई जा रही है, दिक्कत तब है। लेकिन ये आरोप बीजेपी पे ये है कि हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, आप सिर्फ हिंदुओं के सपोर्ट में, मुसलमानों के अगेंस्ट है। लगातार आप मुसलमानों के, यूपी में जो भी होता है, कहीं भी बुलडोजर चलता है, मुसलमानों के घर पे चलता है। दुनिया के जितने बड़े विचारक हुए, मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, या भारत में डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, ज्योतिबा फूले हुए, महात्मा गांधी हुए, जिन लोगों ने जो विचार दिए उसका सार तत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमने कब किसी को धर्म विशेष के नाम पर बांटा है? हमने सबके लिए तमाम जो स्कीम चल रही है सरकार की, क्या किसी धर्म विशेष के लिए चल रही है? हम सबके लिए कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे लगता है। योगी आदित्यनाथ जी लॉ एंड ऑर्डर को, कानून का शासन स्थापित करना चाहते हैं। वो लोग हैं जब एक समय में मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद थाने को बंद कर दिया था, ताला लगा दिया था, और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उससे चिरोरी की थी, रिक्वेस्ट किया था कि भाई ताला खोल दो। जो पुलिस कल आजम खान की भैंसें खोजती थी, उस पुलिस के भौकाल से अपराधी भयभीत हैं, तो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। कुछ लोग कानून से खुद को ऊपर समझते हैं, संविधान से खुद को ऊपर समझते हैं, सरकार से खुद को ऊपर समझते हैं। ये सरकार, ये तुष्टीकरण, ये सरकार, ये मक्कारी नहीं चलने देगी। ये सबको एक समान देख रही है, ये कुछ लोगों को नहीं सुहा रहा है। सर, उसी लॉ एंड ऑर्डर को लेके अभी दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका मानना है कि गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ में है लॉ एंड ऑर्डर, और दिल्ली की सुरक्षा पे कोई काम नहीं हो रहा है। दिल्ली में लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है, ना यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है, ना बुजुर्ग सुरक्षित है, कुछ नहीं हो रहा है। आखिर इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? देखिए, केजरीवाल के बातों का बिंदुवार जवाब अगर आप लेंगे तो केजरीवाल जी जो कह रहे हैं अपराध में उनका ताहिर हुसैन, उनका पार्षद गिरफ्तार हुआ, एक विधायक उनका गिरफ्तार हुआ, एक अभी विधायक उनका गिरफ्तार हुआ है जो विदेश से जो फिरौती मांगने वाले हैं उसके साथ उसके रिश्ते में निकले। इसके बाद अगर वो महिला सुरक्षा की बात करें तो हास्यास्पद है कि राशन कार्ड बनाने वाला उनका विधायक पकड़ा गया था। इसके बाद उनके तत्कालीन देखिए, महिला का अपमान राज्यसभा में भारतवर्ष में सिर्फ 2 ही बार हुआ है। या तो धृतराष्ट्र के दुशासन ने शस्तिनापुर में किया, या केजरीवाल के राजमहल में स्वाति मालीवाल के साथ हुआ। ये केजरीवाल जैसे करप्ट व्यक्ति के बारे में, केजरीवाल के बारे में कहते हैं ना कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग। अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं नाम केजरीवाल का जब सुनते हैं लोग। वो तो कहते हैं कट्टर ईमानदार है। वो कह रहे अभी भी हम राजनीति नहीं करते हैं, हम आम जनता के बीच में रह के उनके मुद्दे उठाते हैं। अगर हमें राजनीति करना होता तो हम मोदी जी को दोष देते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री के हाथ में है तो हम उन्हें ही गलत बता रहे हैं ना कि गृह मंत्री दिल्ली पे ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, केजरीवाल जी का अगर 2013 का आप एक ट्वीट देखेंगे तो केजरीवाल जी का एक ट्वीट है कि शीला दीक्षित जी ने
10 एसी लगा लिए हैं एसी सीएम हाउस में। मुझे रात को नींद नहीं आती है कि एक मुख्यमंत्री 10 एसी कैसे लगा सकता है। और जब केजरीवाल जी जेल जाते हैं तो उनके घर में 50 एसी मिलते हैं। कितने? 50। 10 एसी पर सवाल उठाने वाले और 250 मीट्रिक टन का रेगुलर सप्लाई अनइंटरप्टेड, ताकि कोई एसी बंद ना हो। केजरीवाल से बड़ा तो कहते हैं ना कि अजब रिवाज है आपका, शिक्षा की आड़ में धंधा शराब का। केजरीवाल ने हर वो काम किया जो निकृष्ट था। केजरीवाल ने किसको छोड़ा? नन्ना, अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, न नन्ना को छोड़ा, न अन्ना को छोड़ा, न दिल्ली की जमुना के पानी को छोड़ा, न दिल्ली की जवानी को छोड़ा। एक के साथ एक फ्री, यही मॉडल है जो मॉडल केजरीवाल ने शुरू किया दिल्ली में। केजरीवाल ने कब अपनी बात पर कायम रहे? केजरीवाल ने कोई बात तो अपनी कही हो और उस पर कभी कायम रहे हो, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है। केजरीवाल कहते हैं कि सीएम की कुर्सी दिल्ली का जो है वो त्याग का प्रतीक है। हमने सीएम का कुर्सी छोड़ दिया अपनी ईमानदारी का परीक्षा देते हुए। साथ ही साथ परिवारवाद से हट के मैंने आतिशी मारलेना को बनाया सीएम। चाहते तो अपनी वाइफ को बना सकते थे। देखिए ऐसा है ना, श्री केजरीवाल जी जो बातें कह रहे हैं कि दिल के, केजरीवाल को कोर्ट ने कहा कि कोई इतना करप्ट कैसे हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ना आप मुख्यमंत्री निवास में फाइलें देख सकते हैं, ना आप सीएम के कार्यालय जा सकते हैं, ना किसी फाइल को देख सकते हैं और ना कोई डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, इनडायरेक्टली कोर्ट ने डायरेक्टिव दे दिया। तब उन्हें मजबूरी में एक पपेट को बिठाना पड़ा। और भारतीय संविधान का कितना अपमान है कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करके बगल में बैठ रहे हैं। इससे बड़ा अनार्की, इससे बड़ा हिटलरशाही, लोकतंत्र का इससे बड़ा अपमान, जनता के वोट का इससे बड़ा अपमान दूसरा नहीं हो सकता है। क्या लगता है इस बार वोट में कुछ बदलाव होगा क्या दिल्ली में? दिल्ली के दिल में जो दर्द है उससे केजरीवाल को अंत बिल्कुल। दिल्ली के दिल में केजरीवाल है, हर दिल में केजरीवाल है। ये तो वक्त बताएगा, वक्त पाने पर तो बता देंगे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। कि दिल्ली की जनता को जितनी सारी सुविधाएं मिल रही है, बीजेपी उन सुविधाओं को छीनना चाहती है। हम मोहल्ला क्लिनिक दिए, फ्री पानी, बिजली। आज भी वो दावा कर रहे हैं कि इससे पहले जितना बिल आया है पानी का, हम जेल में रहने के कारण यहाँ पे बीजेपी ने गलती से बिल भेजा है। 2025 में आने के बाद सारे बिल माफ हो जाएंगे। तो अभी किसकी सरकार है? अब इससे बड़ी मक्कारी क्या हो सकती है कि 2025 में हम आएंगे तो बिल माफ हो जाएंगे? तो अभी सरकार किसकी है? अभी तो आप ही की है। अभी कौन से फाइल के रोक रखा है किसी ने? क्या अभी कलम की स्याही सूखी हुई है? दिल्ली जल बोर्ड की बात कर लें तो दिल्ली जल बोर्ड 7200 करोड़ के फायदे में चलता था जब केजरीवाल जी ओथ लेते हैं। आज 72,000 करोड़ के लॉस में है एक विभाग। अगर ऑडिट दिल्ली का करा दिया जाए तो हर विभाग में घोटाला निकलेगा। देयर आर मेनी डस्ट अंडर द कारपेट। जहाँ भी आप दिल्ली सरकार के कारपेट को उठाएंगे वहाँ सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। वो तो कहते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। आम आदमी पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो उनको आज के टाइम में टक्कर दे रहा है। तो आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी ये सारे षड्यंत्र रच रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का। आम आदमी पार्टी के घर में किसी का माथा फूटे या लड्डू बटे, वो दोष बीजेपी को ही देते हैं। ये उनकी आदत है। केजरीवाल जी ने जीवन भर दोषारोपण की ही राजनीति की है। शीला दीक्षित के खिलाफ सबूतों का पिटारा लेकर घूमते थे, पता नहीं वो सबूत उनके कहाँ चले गए। हर आदमी पर आरोप लगाना, भारत नहीं दुनिया के इतिहास में, सिर्फ भारत नहीं, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, दुनिया के इतिहास में अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा माफ़ीनामा किसी ने नहीं लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में इतने माफ़ीनामे लिखे हैं कि वो भी एक अपने आप में विश्व विक्रम बन जाएगा। इतिहास, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा, अभी अवध ओझा जी हैं, टीचर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और मनीष सिसोदिया का सीट उनको मिला है। देखिए, सिसोदिया के बारे में तो मैं पार्टी के दिल्ली कार्यकर्ताओं से सुनता हूँ कि भगोड़ा है, अपने जगह पर होते तो हार जाते, इसलिए ओझा जी को खोज के लाए हैं। लेकिन ओझा जी का भी बोझा जनता बर्दाश्त करने को नहीं तैयार है। जनता आम आदमी पार्टी को ही नहीं बर्दाश्त करने को तैयार है। वो इमीडिएट। क्या लगता है ओझा जी के आने से कुछ यूथ उनके तरफ जा सकता है क्या? क्योंकि बहुत बड़ा एक यूथ है जो उनके साथ है। आप भी यूथ हैं, मैंने आप ही के जैसे यूथ लोगों का, बच्चियों का देखा था इंटरव्यू, जो उनके बारे में ऐसी बातें कह रही थी जो मैं कह भी नहीं सकता हूँ। तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला केजरीवाल को। केजरीवाल एक डूबता जहाज है, जो उसमें सफर करने जाएगा वो डूब जाएगा। अच्छा, तो दिल्ली में परिवर्तन होगा? काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी, कमल खिलेगा। लेकिन दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है, कांग्रेस भी लड़ रही है, गठबंधन में तो है नहीं, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है। लगता है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी देखिए, कांग्रेस को तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की देखिए मजबूरी क्या रही होगी। दिल्ली में केजरीवाल ने झाड़ू चलाया, कांग्रेस पे चलाया,
पंजाब में केजरीवाल ने झाड़ू चलाया, किस पर चलाया? कांग्रेस पर चलाया। कांग्रेस और केजरीवाल की स्थिति है कि तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुआई दुआई। इन दोनों की लड़ाई में जनता बहुत थक चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलने का वक्त है। अच्छा, ओवैसी जी भी ऐलान कर रहे हैं, दिल्ली में वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार। क्या लगता है उन्हें? तो ये भी कहा जाता है बीजेपी के लिए वो बी टीम है। देखो, किसकी बी टीम है, किसकी सी टीम है, विषय ये नहीं है। विषय है कि भड़काऊ भाईजान की सूद लेने वाला दिल्ली में मुझे कोई नहीं दिखता है। अपने हर जगह जहाँ जहाँ उनकी कोशिश होती है वो करते हैं। रजाकारों से उनके संबंध रहे हैं और ये दुनिया जानती है। हम उनके खिलाफ रहे हैं, हम लगातार उनके खिलाफ हैं। उनका जो पहले यूपीए 1 में वो AIMIM के सपोर्ट से यूपीए 1 चलती थी और कहते हैं हमारे उनसे रिश्ते हैं। भाई सरकार आप चलाएं, मेहरबानियाँ तमाम उन पर आप करें और हमसे रिश्ते हमसे बताएं। ये तो दुनिया जानती है क्या है सच्चाई। दिल्ली में परिवर्तन होगा मतलब कुल मिला तय है, लिखी हुई इबारत है। लेकिन फ्री बीज की तरफ तो पब्लिक अट्रैक्ट होती है ना। फ्री बीज है अभी। कांग्रेस कह रही है कि 200 यूनिट क्या, हम तो 400 यूनिट देंगे। कांग्रेस को आना ही नहीं है तो 600 यूनिट दे दे। जब ख्वाब में ही बनाना है सरकार तो कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी है। कांग्रेस एक विशेष दल होता था राजनीति। कांग्रेस लड़ाई में है ही नहीं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही है। देखिए, कांग्रेस एक विशेष दल होता था। चुनाव दर चुनाव शेष होते जा रहे हैं। इस चुनाव के बाद दिल्ली में उनको अवशेष भी नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। दिल्ली चुनाव से पहले का ये इनकी राय है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा आखिर इस बार चुनाव में दिल्ली में किसकी होगी सरकार। आप क्या सोचते हैं? तमाम मुद्दों पे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ओपिनियन भारत।